हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। माय नेम इज़ बारका मिर्ज़ा एंड आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रिगार्डिंग मैनेजमेंट। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ रिगार्डिंग द फर्स्ट टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ मैनेजमेंट, इट्स नेचर एंड स्कोप, जहाँ पे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एमबीओ के ऊपर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लाया है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस है, 10 to 15 क्वेश्चंस है जिसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे एंड आप लोगों की प्रिपरेशन भी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी गाइज। या इट्स अ हाई टाइम नाउ दैट 27 जुलाई जो है आप लोगों का एग्ज़ाम है। सो प्रिपरेशन को अपने जारी रखिए एंड यही कहूँगी, बस रिविज़न रिविज़न एंड रिविज़न करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, दैट्स ऑल। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट इज़ एन ईजी सब्जेक्ट, थ्योरी सब्जेक्ट है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी आए आप आंसर दे दोगे। एंड जितने भी सारी मैं क्वेश्चंस कराती हूँ आपको, हमारे जो टेस्ट हैं, आपने अगर फॉलो किया होगा उनको, टेस्ट हैं हमारे जो मैं आप लोगों को एमसीक्यूज़ कराती हूँ रिगार्डिंग द यूट्यूब सेशंस, तो इससे ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस और नहीं आएगा, ठीक है? और आपको ज़्यादा डीपली जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं गाइस, तो मैनेजमेंट क्या है? पहला टॉपिक जो है हमारा मैनेजमेंट, इट्स नेचर एंड स्कोप, है ना? तो व्हाट इज़ मैनेजमेंट? बेसिकली अगर हम मान लो कोई इंसान अगर सोचता है अपने फ्यूचर के लिए, अपने लाइफ में कि मुझे बिज़नेस करता है या करना है, या फिर हम घर की ही बात कर लेते हैं या फिर ऑफिस की बात कर लेते हैं, या किसी भी चीज़ को करने के लिए लाइफ में, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए लाइफ में हमें क्या करना पड़ता है? लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। पहले तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा गोल क्या है ना? तो उस ऑब्जेक्टिव को, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी पड़ेंगी लाइफ में, कौन कौन से ऐसे डिसीजंस हैं। सिंपली एक डिसीजन हमें लाइफ में नहीं लेना पड़ता, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस हैं जिनको हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कब होगी? जब आपके अंदर मैनेजरियल स्किल्स होंगी, तभी आप ये सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है? तो ये क्या है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट मीन्स क्या हो जाता है कि गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दैट इज मैनेजमेंट। तो इसी के ऊपर हम आज कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गाइज। आपको ये जो टॉपिक है अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन। ओके, ये हमारे सीए रमन लूथरा क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है सेबी ग्रेड ए 2022 में, एंड नाउ दे आर दी सेबी ग्रेड ए ऑफिसर्स। ये हमारे IFSCA के सिलेक्शंस हैं ऑफ सीए रमन लूथरा क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है इन द ऑर्गेनाइजेशन IFSCA ग्रेड ए 2023। एंड ये हमारे कुछ सिलेक्शंस हैं हमारे क्लासेस के, दैट इज़ PFRDA के 2022 के। तो ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे क्लासेस को फॉलो किया, हमारे वीडियोस को फॉलो किया, हमारे नोट्स, हमारे MCQs, जितनी भी सारी हेल्प हुई इस क्लासेस के थ्रू, इन्होंने अपने एग्जामिनेशन को क्रैक किया। सो अगर आपको हमारे कोर्सेज़ को रिव्यू करना है या टेस्ट फॉलो करना है या कुछ भी चाहिए आप लोगों को, बेसिकली हमारे जो यूट्यूब सेशंस आते हैं, हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं, हमारे नोट्स हैं, तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है? तो चलिए लेट्स गेट टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, ओके, which function of management involves arranging resources and establishing the organizational structure to carry out plans effectively? Options are planning, B directing, C staffing, D organizing या फिर E controlling। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आप लोगों ने, ओके? अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। तो फर्स्ट रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुल। यहाँ पे क्या बात हो रही है, किस बारे में बात हो रही है? विच फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है। अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट आपको सोचना है वेदर इट इज़ अ प्लानिंग और डायरेक्टिंग और स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग या फिर कंट्रोलिंग।
यहाँ पे बात हो रही है इन्वॉल्व्स अरेंजिंग रिसोर्सेज। जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि उसको कैसे कैरी आउट करना है, प्लानिंग हमने कर लिया, हमने स्टाफिंग कर ली, हमने रिसोर्स को एलोकेट कर लिया। जब हम रिसोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है ऑर्गेनाइजिंग की। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, हम रिसोर्स को एलोकेट करते हैं टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग में हमने पहले ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया, उसके अकॉर्डिंग हमने प्लान किया कि कितना रिसोर्सेज चाहिए, कितना स्टाफिंग में क्या हो जाता है कि हमें सिलेक्शन करना पड़ता है, बंदे को ढूंढना पड़ता है कि कौन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। देन डायरेक्टिंग क्या हो जाता है, उनको डायरेक्ट करना, उनको कमांड करना, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना, मोटिवेट करना, है ना, एम्प्लॉयज़ को, दैट इज़ डायरेक्टिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या हो जाता है, रिसोर्स को एलोकेट करना टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एंड कंट्रोलिंग बेसिकली क्या हो जाता है, मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंसेज ऑफ द एम्प्लॉयज़ ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दैट इज़ कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। It describes organizing as a function of management that involves arranging resources को arrange करना, allocate करना and establishing the organizational structure to carry out plans effectively. Plans को effectively achieve करना है। effectively basically क्या हो जाता है, achieving the goals, right place, right time। अगर हम इफेक्टिवली की बात करते हैं तो यहाँ पे टाइम की बात आ जाती है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए रिगार्डिंग इफेक्टिवली, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जॉब इनलार्जमेंट रेफर्स टू, यहाँ पे दो चीज़ें आती है, जॉब इनरिचमेंट, जॉब इनलार्जमेंट। तो यहाँ पे जॉब इनलार्जमेंट की बात हो रही है। ओके, ऑप्शंस आर ए मेकिंग द जॉब बिगर by adding more work from the vertical chunk, B making the job bigger by adding more work from the horizontal chunk, C making the job bigger by adding more responsibility from vertical chunk, D making the job bigger by adding more responsibility from vertical chunk and horizontal chunk, या फिर E none of the above. Job enlargement, what is job enlargement? अगर हम जॉब इनलार्जमेंट की बात करते हैं गाइस, तो ये एक ऐसा सिनारियो है जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में जो इंसान है, जिस वर्क में जो बंदा जो वो काम कर रहा है उसी में और ग्रो करे, दैट इज़ जॉब इनलार्जमेंट, है ना। अगर एक मतलब कौन ऐसा चाहेगा, कौन ऐसा इंसान होगा या कौन ऐसा एम्प्लॉय होगा जो चाहेगा कि मैं जितना काम जानता हूँ उसी तक मैं सीमित रहूँ, मुझे और जानने की ज़रूरत नहीं है? ऐसा कोई बंदा होगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहूँगी कि अगर मैं अपने डिपार्टमेंट में कोई काम में एक्सपर्ट हूँ और उसी डिपार्टमेंट में मुझे और भी ज़्यादा काम आता हो या मैं कर सकती हूँ, दैट इज़ जॉब एनलार्जमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाता है गाइस, दैट इज़ बी, मेकिंग द जॉब बिगर बाय एडिंग मोर वर्क फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल चंक। अगर मैं एक डिपार्टमेंट में हूँ, कुछ काम कर रही हूँ और उसी डिपार्टमेंट में मुझे और भी काम आता हो, बाय एडिंग मोर वर्क, दैट इज़ जॉब एनलार्जमेंट। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट जॉब इनरिचमेंट बेसिकली क्या हो जाता है, जब हम जॉब इनरिचमेंट की बात करते हैं तो इट डील्स विद करियर प्लानिंग। हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि हाँ, हम जब बड़े हो जाएंगे, जब हम ऐसे हो जाएंगे तो हमें फ्यूचर में बिजनेस करना है या कोई कंपनी में काम करना है या अपने कुछ एम्बिशंस होते हैं, या मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, कुछ ऐसे। तो करियर प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम उस काम को करते हैं, दैट इज़ जॉब इनरिचमेंट। बट जॉब इनलार्जमेंट क्या हो जाता है, जो काम हम कर रहे हैं उसी में मुझे और भी काम ज़्यादा आता हो, ठीक है, उस अपने काम में ही और ग्रो करना, दैट इज़ जॉब एनलार्जमेंट। इट मीन्स इंक्रीजिंग द स्कोप ऑफ जॉब थ्रू एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ इट्स जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जनरली विद इन द सेम लेवल एंड परiphery जॉब्स, है ना। जॉब एनलार्जमेंट इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग वेरियस एक्टिविटीज एट द सेम लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडिंग देम टू द एग्जिस्टिंग जॉब, ठीक है, दैट इज़ जॉब एनलार्जमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा गाइस, एंड इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स? Significance of management. Options are A, it encourages collaboration among workers. B, it increases efficiency. C, it fosters innovation. D, it promotes leadership and motivation. या फिर E, it helps in career advancement. What is the significance? Significance in the sense यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? What is the importance? Importance of management in achieving personal objectives. सिंपल सी बात है गाइस, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं, तो हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी जो है उसको भी हम अचीव करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है तो उसके अकॉर्डिंग हम भी ग्रो करते हैं, हमारे जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो पर्सनल डिज़ायर्स हैं, वो भी उसको भी हम अचीव करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, इट प्रमोट्स लीडरशिप एंड मोटिवेशन। लीडरशिप इन द सेंस, बेसिकली लीडरशिप क्या हो जाता है कि एक मैनेजर जो वर्कर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है कि आपके प्लान्स ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, आपको उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को आप कैसे अचीव कर सकते हो, ये अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ताकि आपके भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। That is the importance of management when we are talking about achieving personal objectives. अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रो कर रहा है, साथ ही साथ आपके भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ग्रो करेंगे, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। मान लो कि आपको इतने कोर्सेज बेचने को बोला है, अगर आपने 10 कोर्सेज को सेल कर दिया, बेच दिया, तो आपको 2000 रुपीज़ या 5000 रुपीज़ या पर एडमिशन आपको 1000 रुपीज़ मिलेगा। तो ये क्या हो जाता है, मोटिवेशन। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, इनकरेज करना टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी। Management promotes leadership and furnishes motivation to employees to operate effectively in order to accomplish their personal aims while working towards the organizational goals. अगर effectively वो काम करते हैं, जो भी जॉब दिया गया है, doing the job on right place, right time, no matter whatever the cost is, अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रहा है कि हाँ आपको बस ऑब्जेक्टिव्स को आपको अचीव करना है एनी हाउ, दैट इज लीडरशिप एंड मोटिवेशन अंडर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी? यहाँ पे बात आ जाती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपको। ओके, द ऑप्शंस आर इफेक्टिवनेस इज अबाउट performing primary functions while efficiency is about maximizing output. B क्या हो जाता है, effectiveness emphasizes completing task with minimum resources while efficiency focuses on achieving goals efficiently. ठीक है, C says effectiveness involves completing the right task to achieve the goal while efficiency involves doing the job in a cost effective manner. D, effectiveness is about achieving goals efficiently while efficiency is about completing the right task. या फिर E, effectiveness prioritizes maximizing output while efficiency prioritizes completing task within the time frame. So what is the basic difference between effectiveness and efficiency? इफ़ेक्टिवनेस की बात करते हैं हम, तो जब मैंने मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन दिया था, गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, आपको उसे समय उस टाइम पे समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर हम इफ़ेक्टिवनेस की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाता है, डूइंग द राइट टास्क, जो टास्क दिया हुआ है शुड बी ऑन टाइम, कंप्लीशन शुड बी ऑन टाइम,
whatever the cost is, you have to achieve the objectives of the organization. That is effectiveness, doing the right task, completing the assigned job on time, whatever the cost is, it is based on time. That is effectiveness. ठीक है. When we talk about efficiency, efficiency basically deals with maximum output in minimum input. ठीक है. It is based on cost. ये किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट पे. When we talk about efficiency, basically doing the job in a cost effective manner, मतलब maximum output within minimum input. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने क्लासेस में आपको समझाया होगा, जब हम गन्ने की जूस पीते हैं तो आपने देखा होगा कि एक गन्ना जो होता है उसी को बार बार फोल्ड कर करके मतलब जितना तक हो सकता है उससे जूस निकलना है, उससे वो लोग जूस निकालते हैं, जो सेलर होते हैं वो जूस उससे निकालते हैं. मतलब मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट, दैट इज इफिशियंसी. इट इज़ बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस इज बेस्ड ऑन टाइम. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? दैट इज सी. इफेक्टिवनेस इन्वॉल्व्स कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द गोल, वाइल इफिशियंसी इन्वॉल्व्स डूइंग द जॉब इन ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी. ठीक है, तो आपने भूलना नहीं है. इफेक्टिवनेस इन्वॉल्व्स कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द गोल, वाइल इफिशियंसी इन्वॉल्व्स डूइंग द जॉब इन ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. It is concerned with aligning actions with goals, while efficiency focuses on optimizing resources utilization to accomplish task in a cost effective manner. मतलब जितना एक चीज़ से जितना मैक्सिमम निकल सकता है with minimum efforts, हम उतना करेंगे. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहा होगा एंड अच्छा भी लग रहा होगा क्वेश्चन, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash is the process by which an organization ensures that it has right number and right kind of people at right place. Human resource management, human resource policies, human resource accounting, human resource planning, या फिर none of the above. Dash is the process by which an organization ensures that it has right number and right kind of people at right place. राइट नंबर एंड राइट काइंड ऑफ पीपल एट राइट प्लेस. यहाँ पे तीन चीज़ें दी हुई हैं. व्हाट शुड बी, व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड? येस, दिस इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. मान लो ऑर्गेनाइजेशन में आपने किसी ऐसे बंदे को हायर किया हुआ है जिसे आपने काम दे दिया हो, बट वो काम जो है उसे नहीं आता हो. ठीक है, बट फिर भी वो बंदा कोशिश कर रहा है उस काम को करने के लिए. विदाउट एनी प्लानिंग आपने लेकर आया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको, तो वो बंदा क्या जस्टिफाई करेगा अपने काम को? तो क्वेश्चन सेज कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको उतने ही बंदे लाने हैं जितनों की ज़रूरत है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट हो उसी बंदे को लाना है एट राइट प्लेस. That is human resource planning. तो planning is an important part of management, very very important part of management. अगर आप planning करते हो तभी आप right number of people, right kind of time, right kind of place में उसको set कर सकते हो. तभी आप एक organizational objectives, जो goals है, जो result है, उसको achieve कर सकते हो. नहीं तो आपका organization loss make में चला जाएगा. ठीक है. HR planning is a process that identifies current and future human resources need for an organization. current में कितनी ज़रूरत है and future में कितनी ज़रूरत है हमें organization के अंदर to achieve the organizational goals. उस अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करना है, उस अकॉर्डिंग हमें HR की ज़रूरत पड़ेगी, उस अकॉर्डिंग ही हमें प्रोसेस को भी सॉल्व करना है. ह्यूमन जो मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको सॉल्व करना है. दैट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तभी हम अपने प्लान को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस एनालिसिस वुड रिवील द नंबर एंड टाइप ऑफ HR अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. इस चीज़ को क्या कहते हैं? whether it is a workload analysis, break even analysis, workforce analysis, human resource accounting analysis, या फिर E, none of the above.
अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो आज के समय में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं, कितने एचआर प्रेजेंट हैं फ्यूचर के लिए, और कितने चाहिए होंगे टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द क्वेश्चन। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? yes, that is workforce analysis. Workforce analysis, the workforce analysis would reveal the number and type of HR available within the organization. तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें पता ही नहीं है कि कितने लोगों की, कितने एम्प्लॉयज़ की हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है, अगर हमें इतना पता ही नहीं है, अगर मान लो जहाँ पे 20 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे मेरे पास हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 10 ही लोग हैं, और 10 लोगों के ऊपर ही ऑर्गेनाइजेशन ने इतना वर्कलोड डाल दिया है कि उससे ना ये काम हो रहा है, ना ये काम हो रहा है, ना ये काम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है उससे। इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉस मेक में जाएगा, वो कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? इससे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन डूबने लगता है, बिजनेस जो है आपकी डूबने लगती है धीरे धीरे। तो इससे पहले ये चीज़ हो, आपको पता रहना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कितने लोग हैं, कितने डिपार्टमेंट में कितने लोग और चाहिए फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए और आगे के लिए हमें कितने एचआर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करना है, दैट इज़ दैट इज़ वर्कफोर्स एनालिसिस। ठीक है, चलो वर्कफोर्स एनालिसिस, अगर क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा व्हाट इज़ वर्कफोर्स प्लानिंग, तो वर्कफोर्स प्लानिंग इज़ ऑल्सो नोन एज वर्कफोर्स एनालिसिस। तो आपने ये ध्यान रखना है, वर्कफोर्स एनालिसिस को हम वर्कफोर्स प्लानिंग भी कहते हैं। ठीक है, देन व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी? वेबरिज्म, फेयोलिज्म, टेलरिज्म, मेयोइज्म या फिर एमसी ग्रेयोइज्म? Another name for this scientific management theory, it is an easy question. Yes, इसमें आप लोगों को लेट नहीं होना चाहिए, that is टेलरिज्म। टेलरिज्म, F.W. टेलर का साइंटिफिक जो तरीका है आप लोगों को पता है कि सोच समझकर काम करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड को नहीं अपनाना है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इनका यही कहना है कि इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना चाहिए, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, बट वर्कलोड जो है वो इंसानों में कम होना चाहिए। तो सोच समझकर काम करना, जो काम जिस चीज़ के लिए बना है उस चीज़ को उसमें करो, ताकि आपका काम भी जल्दी हो, आपका टाइम भी बचेगा, वेस्टेजेस भी कम होगा, और आप अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of transferring authority from the top to the lower level in the organization is called delegation, organizational hierarchy, authority and responsibility, flow of authority या फिर decentralization? The process of transferring authority from top to the lower level in the organization is called, yes, easy one, जल्दी गाइज सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आप लोगों ने, ठीक है। येस, द करेक्ट ऑप्शन इज़ डेलीगेशन। डेलीगेशन में क्या हो जाता है कि जो हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी होती है वो क्या करती है, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डिसीजंस होती है, वो अपने लोअर लेवल तक पहुंचाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ट्रांसफ़र करती है। अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल इज़ कॉल्ड डेलीगेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप, मान लो कि टॉप लेवल सीईओ है जो सुपीरियर है, उसके बाद सबऑर्डिनेट के बाद वर्कर्स, एम्प्लॉयज, जो भी है ऊपर से लेकर नीचे तक डिसीजंस आती है, दैट इज़ एक नॉर्मल एक सिनारियो, एक हिरार्की में चलते आता है डिसीजंस, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो जाता है, अथॉरिटी क्या हो जाता है कि मैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, फिर हम समझते हैं, ओके। फ्लो ऑफ अथॉरिटी, जो अथॉरिटी आपको दिया गया, उस जो डिसीजन आपने किया उसको आप कैसे फ्लो करोगे फ्रॉम द टॉप टू दी लोअर लेवल। एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक मतलब सुपीरियर है, वो अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे शेयर करते हैं। बेसिकली जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स जो है धीरे धीरे सबके साथ इन्फॉर्मेशन जो है उसको शेयर किया जाता है, डैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है गाइस, डेलीगेशन, ओके। चलो, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स विच वन emphasizes the need for harmony and unity among employees, whether it is a unity of command, spirit de corps, subordination of individual interest to the general interest, D initiative या फिर E stability of tenure of personnel।
यहाँ पे हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल्स के बारे में बात की जा रही है। कौन सी प्रिंसिपल्स के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे? एम्फेसाइजेस नीड फॉर हार्मनी एंड यूनिटी अमंग एम्प्लॉयज़, की एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के साथ काम करे, एक दूसरे के डिमांड को समझे, एक दूसरे का साथ दे व्हेन दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हार्मनी इस्टेब्लिश करना है तो क्या करना है आपको? कोऑपरेशन के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। येस, द करेक्ट ऑप्शन इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। इट इज़ मेनली फोकसिंग ऑन फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड टीम वर्क अमंग द एम्प्लॉयज़। इट इनकरेजेस म्यूचुअल ट्रस्ट, यहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट होनी ज़रूरी है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, लीडिंग दी बेटर कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज ट्रू अबाउट लॉकिस गोल सेटिंग थियोरी? ठीक है, लॉक्स की गोल सेटिंग थियोरी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ए, गोल्स नीड टू बी क्वान्टिफिएबल एंड देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड फीडबैक। बी, बेस्ड अपॉन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स टेक्निक्स। या फिर सी, बेस्ड अपॉन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन टेक्निक्स। या फिर डी, सेटिंग ऑफ चैलेंजेस बट अनअटेबल गोल्स। या फिर ई, नन ऑफ द अबव। लॉक्स की गोल सेटिंग थियोरी क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? अगर हम लॉक्स की बात करते हैं तो उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया था दैट इज़ बेस्ड ऑन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स। द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, इट इज़ बेस्ड ऑन अपॉन द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या काम करते हैं? अगर पहले क्या होता है, हमें एक ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे डिसीजंस को मैनेज करना पड़ता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो दीज आर दी टेक्निक्स। तो ये इन्फॉर्मेशन दी थी MBO, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। दैट इज लॉकिस गोल सेटिंग थियोरी। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज अ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम इन विच सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट वर्क टुगेदर। ऑब्वियसली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काम कर रहे हैं तो जो सुपीरियर है, जो मैनेजर है, और जो सबऑर्डिनेट, दोनों को एक दूसरे के जो डिमांड्स को है उसको फुलफिल करना है, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है, दोनों को म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ एक टीम के साथ काम करना है। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होती है टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। For the following two statements, choose the correct option. इसमें से करेक्ट ऑप्शन दो स्टेटमेंट दे दिया गया है। पहला स्टेटमेंट सेज अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। सेकेंड स्टेटमेंट सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कंप्लीटली। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 1 और 2 इज, स्टेटमेंट 1 is correct and 2 is wrong. Statement 2 is correct and 1 is wrong. Both the statements are correct, both the statements are incorrect. What is the difference between accountability and responsibility? When we are talking about accountability, accountability can be delegated. मान लो for an example, अगर superior है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जो सुपीरियर हैं उन्होंने कुछ काम दिया है ए को कि आपको ये काम करना है भाई 2 घंटे के बाद, आफ्टर 2 आवर्स मैं आपको पूछूंगा कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, सुपीरियर जो है उनका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ख़त्म हो गया क्योंकि उन्होंने ए को कह दिया। अब ए के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम को करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ए ने क्या किया है, उसने अपने काम को दे दिया है बी को। ठीक है, बी को दे दिया कि भाई आपको ना 2 घंटे के अंदर मुझे ये काम करके फिनिश करके मुझे देना है। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ, यहाँ पे कौन अकाउंटेबल है? सुपीरियर जाके किसको पूछेगा, ए को या बी को? ए को पूछेगा ना, क्योंकि उन्होंने काम ए को सौंपा था, लेकिन ए ने क्या किया है, बी को सौंप दिया है। तो यहाँ पे क्या अकाउंटेबिलिटी हम डेलीगेट कर सकते हैं? नो, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। अगर सुपीरियर ए ने ए को काम दिया है तो वो ए को ही जाके पूछेंगे, उसके बदले बी उनको जवाब नहीं देगा। ठीक है, देन पहला स्टेटमेंट तो गलत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कम्प्लीटली। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस, अगर मैं कहूँ कि मुझे बहुत सारा काम, मतलब मान लो मैंने मैनेजमेंट का काम किया, ठीक है, मैनेजमेंट में मैं एक्सपर्ट हूँ, बट मुझे काम दिया गया है कि मैंने सर को कहा, मेरे जो सुपीरियर हैं उनको मैंने कहा कि मैं ना इकोनॉमिक्स भी पढ़ा सकती हूँ सर। ठीक है,
तो उन्होंने क्या किया, मुझे दे दिया। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे मैनेजमेंट का तो सिलेबस कंप्लीट करना ही है, एट द सेम टाइम मुझे इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, बट क्या ये कम्प्लीटली मैं डेलीगेट करूँगी कि पता नहीं, अगर सर ने मुझे पूछा, किससे पूछेंगे, वो मुझे ही पूछेंगे। अगर सर ने मुझे पूछा क्या ये सिलेबस कंप्लीट हो गया इतने दिनों में, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं सिलेबस को कंप्लीट करूँ विदिन 30 डेज़, लेकिन मेरे से नहीं हुआ। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन हुई, मैं हुई। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कैन नॉट बी डेलीगेटेड कम्प्लीटली, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ओके, अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑनेस्ट। सुपीरियर ने ए को काम दिया था, बट ए ने बी को काम दे दिया, लेकिन सुपीरियर किससे पूछेंगे, ए से पूछेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब मैनेजमेंट क्या हो जाता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। मैंने तो ले लिया इकोनॉमिक्स का बाहर, तो मैंने अपने ऊपर ले लिया कि हाँ मैं पढ़ा दूंगी, बट उसके लिए मुझे उतना नॉलेज है नहीं। मैनेजमेंट का मुझे नॉलेज है, बट मुझे इकोनॉमिक्स की उतनी नॉलेज नहीं, बट मैं करा दूंगी। बट मेरे से 30 डेज़ के अंदर नहीं हुआ। कौन रिस्पॉन्सिबल हुई, मैं हुई। तो इकोनॉमिक्स पढ़ाने से पहले मुझे ज़रूर प्लानिंग करना चाहिए था कि नहीं इतना सिलेबस है, ये पहले खुद मुझे उसमें एक्सपर्ट होना है, फिर मुझे किसी दूसरे को पढ़ाना है, टीचिंग करना है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाता है कि आपको जो काम दिया गया था आपने वो नहीं किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, बट आपने उसे कंप्लीट नहीं की, है ना। तो उसमें सब कुछ आ जाता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैश इज दोज वेयर द इंडिविजुअल एक्चुअली बिलोंग्स एंड डैश इज वन इन विच दे वुड लाइक टू बिलोंग। एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे एक इंडिविजुअल अभी प्रेजेंट के सिनारियो में मैं कहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं कहीं और होती, ठीक है। what was that? प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी ग्रुप्स, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ग्रुप्स, साइकोलॉजिकल वर्सेस सोशल ग्रुप्स, कमांड वर्सेस टास्क ग्रुप्स, या फिर मेंबरशिप वर्सेस रेफरेंस ग्रुप्स। अभी मैं जिस सिनारियो में हूँ, जिस ग्रुप में हूँ, वेयर द इंडिविजुअल एक्चुअली बिलोंग्स एंड डैश इज वन इन विच दे वुड लाइक टू बी बिलोंग। मतलब अभी मैं इस ग्रुप में हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं किसी और ग्रुप में हूँ, उस चीज़ को मैं क्या कहूँगी, दैट विल बी ई, मेंबरशिप वर्सेस रेफरेंस ग्रुप। अभी मैं जिस ग्रुप में हूँ प्रेजेंट में, मैं इंडिविजुअली इस ग्रुप में भी काम कर रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आफ्टर सम टाइम या फ्यूचर में मैं उस ग्रुप में जाऊँ, दैट इज मेंबरशिप वर्सेस रेफरेंस ग्रुप। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ई। ओके, डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स, व्हाट आर द डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? Whether A, planning, organizing, staffing, directing, controlling, B, coordinating, decision making, representation, innovation, administration, C, coordinating, decision making, representation, innovation, या फिर D, planning, staffing, directing, controlling, या फिर E, none of the above. Dynamic functions in the sense कि जो functions बदलते रहते हैं, change होते रहते हैं। Yes, that is B, coordinating, decision making, representation, innovation and administration. Organization के अंदर changes होती है, ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही चीज़ में stuck होके रहें, है ना। एक ही चीज़ में हमें स्टक होके नहीं रहना है, जो चीज़ बदलते रहती है, दैट इज़ कोऑर्डिनेटिंग, डिसीजन मेकिंग। अगर ये प्लान काम नहीं कर रहा है तो हम दूसरे प्लान में वर्कआउट करेंगे, डिसीजन लेंगे दूसरा। रिप्रेजेंटेशन, अगर एक प्रोग्राम नहीं हुआ तो हम दूसरे पे जाएंगे। इनोवेशन, न्यू आइडियाज़ को क्रिएट करेंगे। एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंजेस लाएंगे, दैट इज़ डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, देन व्हाट आर KRA in MBO stands for? Whether it is K, resource areas, key result areas, key resource availability, key responsibility areas, या फिर E, none of the above. Important question है जब हम MBO की बात करते हैं। Yes, the correct option is key result areas. What are the key result areas in the organization? ऐसे बहुत सारे key result areas हैं। अगर हम कहें तो resource allocation हो जाता है, then employee satisfaction, then productivity के ऊपर काम करना, motivation, continuous improvement होना है, financial management operations जो है वो कैसे चल रहे हैं, training and development of the employees। तो ये बहुत सारी ऐसे key areas हैं जहाँ पे हमें organization के अंदर देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ों पे काम करना है हमें, दैट आर
की रिजल्ट एरियाज, जिसके अकॉर्डिंग ही अगर हम ठीक चलते हैं, अगर हमारा काम सही चल रहा है, तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, नहीं तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉस मेक में चला जाएगा। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, की रिजल्ट एरियाज। KRA स्टैंड्स फॉर की रिजल्ट एरियाज इन MBO। द की रिजल्ट एरियाज प्लान आर स्पेसिफिक टू ईच एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग बात होती है, इंटरेस्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन। द MBO अप्रोच यूजुअली रिजल्ट इन बेटर टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन। ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दीज ऑल कम्स अंडर की रिजल्ट एरियाज। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन। डैश इज इंट्रोड्यूस्ड टू सिक्योर द बेनिफिट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन एट द सुपरवाइजिंग लेवल अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट, whether it's a functional foremanship, operating management, functional management, ethical management या फिर E, none of the above. Important question. Dash is introduced to secure the benefits of division of labor or specialization at the supervising level under scientific management. The correct option is functional foremanship is introduced to secure the benefits of division of labor. यहाँ पे बात हो रही है कि दी फोरमैन जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉरमैन होते हैं, वो मैनेजर का रोल मतलब करते हैं, जो मैनेजर का रोल करते हैं, और डे टू डे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे डे टू डे उनका इंटरेक्शन होता है। डे टू डे इंटरेक्शन होता है किसके साथ? फोरमैन के साथ, जो एक्ट करते हैं एज अ मैनेजर इन दी ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज़ फंक्शनल फोरमैनशिप की कौन सा काम कौन सा एम्प्लॉय का है, वो काम वो बंदा सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये काम किसका है? दैट इज़ फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, अगर मान लो एक शर्ट ही बनाना है, ठीक है, तो शर्ट बनाने के लिए कपड़ा जो कटिंग कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं, उसके बाद स्टिचिंग हो रही है वो सही हो रहा है कि नहीं, उसके बाद जो बटन्स उस पर पुट हो रहे हैं वो सही हो रहा है कि नहीं, आयनिंग हो रहा है कि नहीं, उसके बाद गॉन टू दी मतलब लास्ट पार्टी जिसको सेल करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स हो रहा है वो कौन चेक करेगा? फंक्शनल फोरमैनशिप। So this is the benefits of division of labor or specialization at the supervising level under scientific management, that is called as functional foremanship. ठीक है, ओके गाइज, तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे ओवर होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में विद दी अलग टॉपिक के साथ। एंड आज के सेशन में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन में दिक्कत है या कुछ है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।